वंदे मातरम। आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी को एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट हमने कंप्लीट कर दी जो मैनेजमेंट की थी, दूसरी हमने मार्केटिंग कंप्लीट कर दी, तीसरी हमने फाइनेंस और चौथी का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक, अब उसके टाइप्स के बारे में हमने आपको नॉर्मली बता दिया था। अब आज उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है पेटेंट एक्ट, फिर उसके बाद कॉपीराइट, फिर ट्रेडमार्क, फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ये सब इसके टाइप्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट आया कब था? इंडियन पेटेंट एक्ट जो है पेटेंट एक्ट वो 1970 में आया था सबसे पहली बार। ठीक है, और इस पेटेंट एक्ट के तहत आपने जो इन्वेंशन किया है, आपने जो प्रोडक्ट का नया नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव स्टेप्स होते हैं, कैपेबल ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं। ये सब जो होते हैं उसको आप जो अपने माइंड द्वारा जो आपने कोई क्रिएशन किया है अपने दिमाग द्वारा, उसको जाके आप पेटेंट करा सकते हैं। ये एक्ट 1970 में आया था। ठीक, तो व्हाट इज द पेटेंट? पेटेंट इज ए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। ठीक, जो कि प्रोडक्ट को प्रोसेस करता प्रोवाइड करता है। इन जनरल टर्म में बोले तो कोई नई चीज़ आप जो बना रहे हैं या कुछ नया कार्य कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल में है या किसी और फील्ड में, तो वो जो इन्वेंशन आप कर रहे हैं उस इन्वेंशन का जाके आप पेटेंट करवा दें, जिससे वो यूनिक रहे, जिससे ये पता चल जाए कि ये इन्वेंशन आपने किया था, आपके अलावा इसका जो पहली बार कोई इन्वेंशन किया तो आपने किया था। जिससे इससे आपको क्या मिले, आप पेटेंट करवा देंगे तो लोग आपके पास आएंगे उस पेटेंट को लेने, तो उससे आप सभी को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो पेटेंट की हिस्ट्री क्या देखते हैं सबसे पहले। तो द हिस्ट्री ऑफ द पेटेंट लॉ इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 1911 में सबसे पहले इंडियन पेटेंट लॉ स्टार्ट हुआ था, जो इसकी डिज़ाइन एक्ट थी 1911 में ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो पेटेंट एक्ट 1970 में मतलब लागू कब हुआ? 1970 में इसकी गवर्नमेंट ने लागू किया, पर सबसे पहली बार 1972 में इसे फील्ड में लाया गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना पेटेंट एक्ट की हिस्ट्री पूरी। तो पेटेंट एक्ट में क्या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेटेंट ऑफिस, इंडियन पेटेंट ऑफिस का हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता एंड ब्रांच जो है इसकी नई दिल्ली में है, चेन्नई में है और मुंबई में। ठीक, पेटेंट ऑफिस की पेटेंट जहाँ होता है उसकी ऑफिस कहाँ कहाँ है? मेन ब्रांच हेडक्वार्टर कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता कहाँ? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और इसकी जो ब्रांचेज हैं नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, और इसके साथ साथ इसकी सब ब्रांचेज जैसे मुंबई, नागपुर और आपकी छोटे मोटे और जो सिटीज़ है यहाँ भी आप सभी को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये क्या, कंट्रोलर जनरल, सुपरवाइजर, एक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड आल्सो ऑफर एडवाइस टू द गवर्नमेंट टू रिलेटेड मैटर। ठीक, इस पेटेंट एक्ट की जो रिपीटली अमेंडमेंट आया था, कब कब आया था? 1999 में, 2002 में, 2005 में, फिर 2006 में। ठीक, जो इसका मेजर अमेंडमेंट माना जाता है तो वो 2005 का माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह हो गया अपना ये इंडियन पेटेंट एक्ट। और ये जो इंडियन पेटेंट एक्ट है ये 2012, 13, 14 में फिर से इसमें सुधार किया गया। तो ये हुआ अपना इंडियन पेटेंट एक्ट। तो इंडियन पेटेंट एक्ट के बारे में आप जान चुके हैं कि ये क्या वर्क करता है। ये कुछ भी चीज़ आपके मतलब माइंड में कोई भी क्रिएशन है, कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी वर्क है, तो आप इसको जाके पेटेंट करवा लेंगे अपने वर्क को, अपने डिज़ाइन को। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट में इससे अथॉरिटी मिल जाएगी कि ये आप ही का है, तो जिससे आपका ये कोई भी इसको छीन नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंडियन पेटेंट एक्ट। अब अगला चलेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट वही है जैसे कि आप बुक्स लिख रहे हैं, आप मूवीज़ बना रहे हैं, आप कोई सॉन्ग्स बना रहे हैं, आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उस डिज़ाइन को आप जाके लीगल राइट ले सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द्वारा। तो वही कहलाएगा कॉपीराइट। ठीक, तो जिससे आप ये करवा लेंगे तो उसमें आपको सील वगैरह लग जाएगी, जो चीज़ आप बनाए हैं तो उसमें आपका नाम छप जाएगा कि आप ये राइटर हैं, आपकी ये बुक है। तो उसको ना कोई फ़ोटो कॉपी करा सकता है, ना कोई उसको इलीगल तरीके से बेच सकता है। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या होता है? एक लीगल राइट ऑफ द ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, तो सिंपल टर्म कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी। ठीक, दिस मीन्स द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनी वन दे गिव अथॉरिटी। ठीक, आर ओनली वंस विथ द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क। ठीक, ये हो गया अपना क्या, कॉपीराइट।
तो कॉपीराइट के की टेकअवेज देखते हैं। तो कॉपीराइट जो लॉ होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे क्रिएशन को, ओरिजिनल मटेरियल को, जिससे उसका कोई डुप्लीकेट ना बना सके, उसका कोई यूज़ ना कर सके। और ये जो कॉपीराइट होता है ये ओरिजिनल वर्क करता है कॉपीराइट लॉज के तहत, ठीक। और इसका जो यूएस में वर्क ऑफ द क्रिएशन प्रोटेक्ट बाय द कॉपीराइट लॉज अंटिल 70, मतलब जो यूएस में है वो 70 सालों से वहाँ कॉपीराइट लॉज फॉलो हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया अपना कॉपीराइट। इसके साथ हाउ कॉपीराइट वर्क्स, मतलब कॉपीराइट वर्क्स कैसे करता है। जब कोई अपना मतलब क्रिएशन या फिर व्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसकी ओरिजिनल क्वालिटी करता है लॉन्च, तो उसमें जो एक्टिविटी ऑफ क्रिएट होता है, जो उसके प्रोडक्ट होते हैं उनको सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर लाया जाता है। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, आर्ट हो गया, पोएट्री हो गया, ठीक है, ओरिजिनल आर्किटेक्चर्स हो गया, और वेबसाइट कंटेंट होंगे, ये सब किसके तहत आते हैं, कॉपीराइट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉपीराइट ला। तो फिर कॉपीराइट के अंडर ये सब जो चीज़ें आते हैं उसको आप जाके रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी बनवा ना सके। तो इस टाइप के जो वर्क कोई भी करता है तो उसे कहते हैं ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप, ठीक, OWA। तो ये हो गया अपना दूसरा टॉपिक कॉपीराइट। कॉपीराइट के बाद क्या आता है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें ISI का ट्रेडमार्क लगा रहता है, कि मतलब अगर ये ISI का है तो मतलब बिल्कुल ओरिजिनल इंडियन स्टैंडर्ड का है, ठीक है। जैसे गोल्ड होता है तो उसमें भी ट्रेडमार्क लगा रहता है। जैसे आप कोई भी बोतल लेंगे तो उसमें भी उस कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहेगा। तो ये सब, जैसे कोई पैंट वगैरह लेंगे तो उसमें भी ट्रेडमार्क लगा रहता है कि ये इस कंपनी का है। ये होता है ट्रेडमार्क, जिससे ट्रेडमार्क लगा दिया जाता है, जिससे उसकी आप डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बना सकते, ठीक है। तो ट्रेडमार्क एक इजली सिंबल हो सकता है, फ्रेजेस हो सकता है, या वर्ड में उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक। उसके साथ साथ ही हम क्या, जो इसकी लीगल अथॉरिटी है वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि ये हमारे जो कंपनी का है उसका ब्रांड है। अगर आपने कोई ट्रेडमार्क, जैसे हमारा ट्रेडमार्क हो गया VSR वर्ष, तो VSR वर्ष जो हमारा ट्रेडमार्क है तो इसको आप कॉपी नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने इसे ट्रेडमार्क के अंदर ला दिया है, ठीक है। इसके सिंबल हमने बना दिया कि ये हमारा सिंबल है, तो हमारा सिंबल कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इस तरह होता है अपना ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है कि वो एक्सपायर नहीं होता, कभी भी एक्सपायर नहीं होता ऑनर द्वारा, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्सपायर, जो एक बार बन गया तो फिर बन गया। फिर हाँ, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडमार्क। अंडरस्टैंडिंग ट्रेडमार्क में क्या होता है, ट्रेडमार्क नॉट ओनली हेल्प डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट विद इन द लीगल और बिजनेस सिस्टम बट जस्ट एज सिग्निफिकेंट विद कंज्यूमर्स। मतलब ये आपके, जिससे कंज्यूमर कैसे पहचानेगा कि ये पेप्सी की ही बॉटल है, ये आपकी क्या कहते हैं कोको कोला की ही बॉटल है, तो उसमें कोई ना कोई ट्रेडमार्क होता है, उसका कोई सिंबल होता है कि ओरिजिनल है कि लोकल है। तो ये कहलाता है अपना ट्रेडमार्क, ठीक है। जैसे कोक वगैरह की हो गया, एक बार आया था कोक, और आपके बिस्लरी में जो ये माजा है, माजा ये अपनी इंडियन कंपनी का था, जो बिस्लरी ने वो किया था। पर माजा ने क्या किया कि माजा ने कोक को मतलब जो बिस्लरी थी वो माजा को कोक को बेच दिया था, उसको अथॉरिटी दे दी थी। फिर उसके बाद तो उसके पास, कोक के पास अथॉरिटी आ गई। बट जो बिस्लरी वाले थी थोड़ी चालाक थी, जाके तुर्की में यही माजा का प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया। जब कोक वालों को पता चला कि वहाँ पास प्रोडक्ट है तो वो जाके बात किए, तो बिस्लरी वालों ने बोला कि ये माजा हमने आपको इंडिया में बेचा था, ना कि बाहर। तो फिर उसने केस कर दिया कोक ने बिस्लरी के ऊपर। तो फिर लास्ट में जाके बिस्लरी कोक जीत गए। कोक इसलिए जीते क्योंकि आपने एक बार किसी को अथॉरिटी दे दी, अपना पेटेंट बेच दिया, तो फिर उसके बाद आपका उसमें हक नहीं रहता, ठीक है। तो ये है कोक और बिस्लरी की कहानी। इसके साथ साथ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन वो इंडिकेशन है कोई पार्टिकुलर प्लेस, जैसे प्लेस में कोई चीज़ एक पॉपुलर है, जैसे अपने यहाँ का एक आम है मध्य प्रदेश का, ठीक है, और चावल हो गया अपना, और उसके साथ साथ रीवा का खुरचन हो गया, उसके साथ साथ आगरा का पेठा हो गया। ये क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब इस प्रॉपर प्लेस में ये चीज़ फेमस जो होती है। जैसे कि सबसे पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक। उसके साथ साथ ऐसे बहुत, जैसे ऑरेंज हो गया नागपुर का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वो इंडिकेशन होता है जो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताता है कि इस लोकेशन में ये चीज़ फेमस है, रूरल में है कि
अर्बन में है तो उसे क्या दे दिया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग से होने से क्या होता है, वो जगह फेमस हो जाती है कि इस जगह का पर्टिकुलर ये चीज़ खाएंगे। जैसे आगरा का पेठा जितना फेमस है उतना कुछ भी फेमस ही नहीं है, ठीक है। और आप कहीं भी पेठा जाएंगे खाएंगे तो उतना फेमस नहीं है। तो उसी तरह ये होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन इज अ साइन यूज टू प्रोडक्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेसिफिक जोग्राफिकल locations. The product must possess reputations and qualities and place of the origin. ये क्या होता है, ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हो तो वो रजिस्टर्ड करवा लेंगे आप, जैसे कि रूरल में हो या फिर अर्बन में हो। इससे क्या होगी, तो रेपुटेशन बढ़ जाएगी, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में इसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा कि आप इस जगह की आप जाएंगे तो आपको ये फेमस मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट में एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग, मैसूर सिल्क्स, ठीक, ये हैंडीक्राफ्ट में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जो फिर फूड आइटम में तिरुपति का लड्डू हो गया, रसगुल्ला हो गया, फिर वाइन एंड ड्रिंक्स में हो गया स्कॉच हो गया, विस्की हो गया यूके की, ठीक। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बासमती राइस, हाँ 2023 में जो अपने मध्य प्रदेश को मिला है जीआई टैग वो बासमती राइस का मिला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का बासमती राइस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया गया है। तो अब क्या होगा, ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा और इसकी पॉपुलैरिटी और हो जाएगी, और इसकी बिल्कुल जो रेट हो जाएंगे बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे कि ये आपको, आप कहीं भी जाएंगे इसको लेने तो आपको उसी रेट में मिलेगा। अब चाहे इंडिया में लें, चाहे इंटरनेशनल लें, चाहे इंडिया में किसी भी राज्य में जाएंगे तो वो उतना फिक्स हो जाता है, तो इसलिए जोग्राफिकल इंडिकेशन उसको मिल जाता है, ठीक। अब उसके बाद जो इसकी लॉज एंड ट्रेड्स क्या है, तो देयर आर मैनी लॉज एंड ट्रेड्स इन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो बीपो द्वारा दिया जाता है आपका अथॉरिटी दी जाती है बीपो द्वारा, या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है कि जो कि प्रोटेक्ट करता है जोग्राफिकल इंडिकेशन में। बीपो के 3 मेन ट्रीट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सा, पेरिस कन्वेंशन हो गया, मैड्रिड एग्रीमेंट हो गया, लिस्बन एग्रीमेंट हो गया, और WTA के एग्रीमेंट होते हैं कि प्रोटेक्ट करता है अपना जीआई टैग को, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन के लॉज पास्ड इन इंडिया कब बनाया गया, तो ये 1999। ये सब क्या, ये कंपटीशन के उसमें पूछता है कि जैसे कि आपका पेटेंट लॉ कब आया था, 1970 में आया था। जैसे ये क्या हो गया, जीआई टैग कब आया था, ये 1990 में आया था पहली बार। फिर उसके बाद ये जो, और इसमें इम्प्रूव होकर 2003 से ये लागू हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया अपना जोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे इसमें देखिए फेमस क्या क्या है, दार्जिलिंग की टी वर्ल्ड, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल की है अपनी दार्जिलिंग की टी। फिर अन्नामलई कन्नाडी, ये कहाँ का है, केरल का है। फिर पचपली इकत, ये भी तेलंगाना का है, ठीक है। इस तरह आप ये पढ़ सकते हैं। मैसूर सिल्क कर्नाटक का है, कोटा धोरिया राजस्थान का है, ठीक। मैसूर की अगरबत्ती है वो भी कर्नाटक की है। इस तरह ये फेमस चीज़ें हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, एक लीगल सेंस, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन उसके अंदर हो के कोई भी ऐसी पार्टिकुलर चीज़ें, न्यू चीज़ें डिजाइन हो जाती हैं, अपने माइंड द्वारा क्रिएट की जाती है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। जिसमें जैसे कि उसके डायमेंशनल फीचर हो गए, शेप्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, 2 डायमेंशन फीचर्स हो गए, जैसे पैटर्न्स हो गए, लाइन्स हो गया, कलर्स हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल के अंदर बनते हैं और उसी को जाके आप पेटेंट करा सकते हैं। तो हो जाएगा क्या, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ज़्यादातर कंट्री क्या करती हैं कि जो अपने डिज़ाइंस की नीड्स होती है उसको जाकर रजिस्टर करवा लेती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ के तहत, जिसमें रजिस्टर्ड डिज़ाइन के नाम से होता है, या फिर डिज़ाइन पेटेंट के नाम से भी जानते हैं। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस लॉ होते हैं वो कंट्रीज को ग्रांट देते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, टाइम्स एंड स्कोप, लिमिटेड प्रोटेक्शन, सो कॉल्ड द अनरजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक। इस तरह हो गया अपना क्या, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब उसके बाद चलेंगे अपन आगे, व्हाट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट कैन बेनिफिट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन। किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स हो गया, पैकेजेस हो गए, कंटेनर्स हो गया, फर्सिंग हो गया, हाउस होल्ड गुड्स हो गया, लाइटिंग हो गई, इक्विपमेंट ऑफ ज्वेलरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं, ठीक। अब चलेंगे यूनिट 4 के लास्ट टॉपिक की तरफ,
इसके साथ साथ हम आप सभी को, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, कंप्यूटर डिजाइन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, और आप ये इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का आप सभी को ये 4th यूनिट के बारे में पढ़ा रहे हैं। 1st, 2nd, 3rd यूनिट पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आपको 5वीं यूनिट आएगी। इसके साथ साथ आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक। अब देखेंगे इसमें लॉस कब आया। ट्रेडमार्क एक्ट, देखो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का है, ठीक। इसमें इस एक्ट के तहत क्या होती है कि जो हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक। ट्रेडमार्क एक्ट इनेक्टेड इन 1919 पर इन्फॉर्मेंस में कब आया, मतलब स्टार्टिंग का 15 अप्रैल 2014 को। द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क एंड रेमेडीज बाय द फॉलोइंग बेस, जैसे इन्फ्रिंगमेंट एक्शन इफ एनी इन्वेंशन ऑफ द रजिस्टर्ड trademark by any other person, he can protect his trademark by action of the infringement, जैसे कि इंजेक्शन हो गया, डैमेजेस और अकाउंट हो गया ऑफ द प्रॉफिट्स एंड अदर पर्सन, ठीक। ये हो गया अपना ट्रेडमार्क। फिर ट्रेडमार्क के बाद आएंगे हम पासिंग ऑफ द एक्शन, ट्रेडमार्क नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, ठीक। फिर क्रिमिनल एक्शन में क्रिमिनल कंप्लेंट कैन बी फिल्ड इन द कोर्ट ऑफ द मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन, ठीक। ये कैसे हम इसको क्लेम कर सकते हैं इसके बारे में बताया। फिर आता है अपना कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक ओरिजिनल लिटरेसी वर्क है, जैसे कि हमने आप सभी को बता दिया। इसमें से मैं आपको जल्दी फटाफट बता देता हूँ कि ये एक्ट आया कब था, इसका अमेंडमेंट कब कब हुआ था, ठीक। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में हुआ था। फिर इसके अमेंडमेंट हुए थे 81 में, 1981, 1984, 94, 99 और 15 जनवरी 2000, ठीक। ये कॉपीराइट का हो गया। फिर इसके बाद जीआई टैग का कब हुआ था? 1999 में इसका भी हुआ था। और इसके साथ साथ इसकी जो रेमेडीज और इन जीआई की है, तो सेक्शन 22 एक्ट डील विद द इन्फ्रिंगमेंट इफ एनी द अनअथॉरिटीज यूज द रजिस्टर्ड जीआई प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूट टू प्रिवेंट द रिकवर डैमेज और द इन्फ्रिंग, ठीक है। फिर इसके बाद पेटेंट एक्ट क्या हो गया? 1970 में आया, जैसे कि हमने आपको बता दिया। इसके अमेंडमेंट 1999, 2002, 2005 और 2023, 2005 में हुआ था। फिर उसके बाद डिजाइन एक्ट 2000 में आया। इसमें 2000 से स्टार्टिंग हो गई इस एक्ट की। अगर कोई भी पर्सन डिजाइन एक्ट के तहत वो इलीगल काम करता है या फिर उसकी कोई डिजाइन चुराता है, उसको फाइन भरना पड़ता है 25,000 रुपये का, ठीक। तो उसके साथ साथ आप सभी को ये हो गया अपना कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सारी की, मतलब यूनिट 4 कंप्लीट हो गई। अब आप सभी को यूनिट 5 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हो, जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में आ जाएगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सभी को कोई भी नए टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।